नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2019 में पूछे गए बाल विकास यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप विगत वर्षों में अब तक जितने भी पेपर सभी सब्जेक्ट्स के हुए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के, उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। ये कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया है जॉन ड्यूवी के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। देखिए, विकास की जब बात की जाती है तो उसमें सभी प्रकार के विकास आ जाएंगे, चाहे शारीरिक विकास की बात की जाए, मानसिक विकास की बात की जाए, संवेगात्मक विकास की बात की जाए, संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए। ये सभी विकास के अलग अलग पक्ष होते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो देखिए, बुद्धि जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। संज्ञान क्या होता है? किसी के भी बारे में जानना। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि सर मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं, यानी कि आपको जानकारी देना चाहता हूं, यानी कि किसी भी बात के बारे में, किसी भी विषय के बारे में जानकारी होना, उसी को संज्ञान बोला जाता है। यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो मानसिक उसका विकास है, कैसे होगा? जब नई नई सूचनाएं वो जानेगा, यानी कि नई नई चीजों को जानना ही संज्ञान कहलाता है। और जो बुद्धि है वो डायरेक्टली संज्ञान से जुड़ी हुई है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास बुद्धि से प्रभावित होता है। तो ये तो उसको प्रभावित करने वाला कारक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, यौन बोला गया। यौन मीन्स क्या होता है? जैसे कि आप यौवन शब्द सुने होंगे, जैसे कि बचपन होता है, उसके बाद से यौवन आता है, या फिर आप एक तरीके से यौन का मतलब आप बच्चे के लिंग से समझ सकते हैं। तो बच्चे का जो लिंग होता है वो भी उसके विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे का लिंग है वो उसकी शारीरिक संरचना के अंतर्गत ही तो आएगा। और शारीरिक विकास भी आप लोग पढ़ते हैं बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करेगा। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो कि बच्चे के विकास को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब तीनों तो हम लोग टिक कर नहीं सकते हैं, इसलिए तीनों को छोड़ करके ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टोली की आयु किसे कहते हैं? तो टोली की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में बालक जो होते हैं वो दोस्तों के साथ टोलियों में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इसको टोली की आयु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो यह स्टेटमेंट सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है फ्रायड, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ध्यान से देखिएगा, बाल्यावस्था की बात की गई है। शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 5 या फिर 6 साल तक कई पुस्तकों में अलग अलग आपको देखने को मिलता है और कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग चीजें दी गई हैं, लेकिन जनरल जो आइडिया है 0 से 6 साल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद से 6 से 12 साल की अगर बात करें तो ये आपका बाल्यावस्था होता है। 12 से 18 की बात करें तो ये आपका किशोरावस्था होता है। तो 6 से 12 जो कि बाल्यावस्था है, इस एज ग्रुप को ध्यान से देखिएगा। बच्चा पहली बार प्राइमरी यानी कक्षा 1 में कब जाएगा? जब उसकी एज 6 साल होती है। जब उसकी एज 6 साल होती है तब वो कक्षा 1 में जाता है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में बच्चा किस स्कूल में होगा? तो प्राइमरी स्कूल में होगा। तो हमसे यही डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि प्राइमरी स्तर के बच्चों को आपको खेल के माध्यम से ही बताना है, करके सीखने का मौका देना है, और साथ ही साथ बच्चों को कहानियों के माध्यम से मजेदार तरीके से खेल खेल में उसको पढ़ाना है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि बच्चों को शारीरिक दंड या फिर मानसिक दंड की बात करेगा वो हमेशा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट के अनुसार अब आप किसी भी प्रकार का दंड, चाहे वो शारीरिक हो या फिर शाब्दिक हो, बच्चे को नहीं दे सकते। तीसरा दिया गया है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली क्या होता था? पहले जमाने में आप लोग देखते थे कि गुरुकुल में टीचर जो होते थे वो सबको दीक्षा देते थे, तो वहां पर जो शिक्षा प्रणाली लागू थी वो शिक्षक केंद्रित था। लेकिन आज हमारे देश में शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, यानी कि बालक केंद्र में होना चाहिए, ना कि शिक्षक। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। पहला देखिए, खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, और ये कह रहा है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, पहला विकल्प दिया गया है, स्नेह और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। आप बच्चे को डांटेंगे थोड़ी, मारेंगे थोड़ी, उससे स्नेह ही तो करेंगे, उससे ऐसा व्यवहार करेंगे ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। सद आचरण का मतलब क्या होता है कि बच्चे के साथ अच्छा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। जो बच्चा आपको देखेगा एज ए टीचर, जिस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे, आप ही के व्यवहार से बच्चा सीखता है, यानी कि एज ए टीचर हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे व्यवहार से बच्चे प्रेरित होकर के उसका अनुकरण करके अच्छे व्यवहार को करना सीखें, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, तो उनको मैं लेक्चर के माध्यम से नहीं पढ़ा सकता, क्यों? क्योंकि उनका मानसिक स्तर इस हिसाब से नहीं है कि वो लेक्चर देख करके या फिर लेक्चर सुन करके समझ नहीं पाएंगे, वो खेल के माध्यम से ही सीखेंगे, खुद से करके सीखेंगे, कहानियों के माध्यम से सीखेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि प्राइमरी स्तर के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि होनी चाहिए, ऐसा ना कि आप पीजी लेवल के बच्चे के स्तर के हिसाब से उनको लेक्चर देकर के चले जाएंगे, तो वो उनको समझ में नहीं आएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट हो गया। अब तीनों विकल्प तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की बात की जा रही है। क्रिएटिविटी में क्या होता है, नए नए तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, यानी कि जहां पर भी नया तरीका आएगा वहां पर क्रिएटिविटी होगी, वहां पर सृजनात्मकता होगा। तो नए तरीके आप कैसे सोचते हैं, चिंतन करके ही तो सोचते हैं। जैसे कोई प्रश्न आपके सामने दिखा तो आप उसका नया तरीका कैसे करेंगे, चिंतन करके ही तो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चिंतन मीन्स थिंकिंग, इसीलिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देने की बात की जाती है एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, यानी कि बच्चे समालोचनात्मक तौर पर चिंतन कर पाएं, किसी भी पक्ष के गुण और दोषों के बारे में चर्चा कर पाएं, इसी को क्रिएटिविटी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कल्पना मीन्स बच्चे को इमेजिनेशन पावर बढ़ाना है, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया भाषा विकास पर ध्यान देना, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने यह कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो भाषा के आधार पर होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। इंटरेक्शन यानी दूसरे से कम्युनिकेट करना। अब बच्चा कम्युनिकेट कैसे करेगा? जाहिर सी बात है भाषा के माध्यम से ही करेगा। तो भाषा विकास पर जितना ध्यान देंगे उतना ही बच्चा कहीं ना कहीं कल्पनाशील बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दूसरा दिया गया कहानी सुनाना, यह भी बिल्कुल सही विकल्प है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जब बच्चे को कोई कहानी सुनाया जाता है कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर जंगलों में जाया करता था, अचानक से उसके सामने हाथी आ गया, उसने हाथी का शिकार कर दिया। अब बच्चे के सामने ये घटना हो नहीं रही है, लेकिन जब वो नाना नानी से, दादा दादी से या फिर अपने टीचर के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से इस प्रकार की कहानियों को सुनता है तो वो इमेजिनेशन करने लगता है कि हाँ एक जंगल होगा, वहां पर राजा रथ पर बैठ के जा रहा होगा और अचानक से हाथी आ गया होगा। तो वो सभी चीजें इमेजिन करने लगता है अपने माइंड में। इमेजिन करना यानी कि क्या होता है? कल्पना करना। तो ये भी कहानियों के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तीसरा देखिए, काल्पनिक खेलों और क्रियाओं के लिए अवसर। जितना ज्यादा आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे, मौके देंगे इस प्रकार के खेलों का, उतना ही बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। अब 3 विकल्प से ये तीनों तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला दिया गया प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। ये तीनों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम दिए हैं, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में ये तीनों नियम आते हैं। थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में जान लीजिए। प्रभाव का नियम ये कहता है कि जब भी किसी काम को करने के दौरान बच्चे को अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ काम किया और आपके माता पिता के द्वारा आपको शाबाशी दी गई कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा परफॉर्म किए हो, या फिर जो भी किसी भी काम के बाद अगर आपको शाबाशी मिलती है तो आप उस काम को बार बार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पुनर्बल मिला कि उस काम को दोहराने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ काम किया और आपके माता पिता के द्वारा आपको डांट लगा दी गई। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बड़े
आए हैं और आपने उनका आदर नहीं किया, पैर नहीं छुआ, ये सब उनको प्रणाम नहीं किया, तो कई बार आपको डांट मिल जाती होगी। तो जब आपको डांट मिली तो जिस डांट क्या है, वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी नकारात्मक पुनर्बलन है। तो जब भी नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो हम उस काम को बार बार नहीं दोहराना चाहते हैं। तो यही प्रभाव का नियम कहता है कि जब किसी काम को करने के बाद से बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो वो उस काम को दोहराना चाहेगा, और निगेटिव इन्फोर्समेंट के कंडीशन में वो उस काम को नहीं दोहराना चाहता है। ये होता है प्रभाव का नियम, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा उन्होंने बताया था अभ्यास का नियम। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी प्रक्रिया, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लगातार अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ों को आप भूलने लगते हैं। यानी कि अधिगम को स्थायी बनाने के लिए, अधिगम मींस क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। यानी कि जो चीज़, जो नियम, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसको स्थायी बनाने के लिए बार बार आप उसका अभ्यास करते हैं, या तो वीडियो देख करके या तो उसका प्रैक्टिस करके। यही बोला गया था थॉर्नडाइक के द्वारा अभ्यास के नियम में कि किसी भी सीखी गई चीज को लंबे समय तक धारण करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभ्यास का नियम हो गया। तीसरा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये उन्होंने बताया था कि बच्चे सीखने के लिए तत्पर रहेंगे तभी उसको सिखाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को आप मार पीट करके नहीं सिखा सकते। जब बच्चा उस काम में रुचि लेगा, रुचि की वजह से वो इंटरनली मोटिवेट होता है चीज़ों को सीखने के लिए। यानी इंटरनली मोटिवेट यानी क्या हो गया कि वह खुद से करने के लिए प्रेरित है, यानी खुद से तत्पर है। यानी बच्चा जब पढ़ने के लिए खुद से तत्पर होगा तभी वो पढ़ सकता है, जबरदस्ती उसको नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तत्परता का नियम बताया था। तो थॉर्नडाइक ने तीनों नियम दिए हैं, तो तीनों को तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रेरणा होती है। तो प्रेरणा दो प्रकार की होती है, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। कैसे, ध्यान से समझिएगा। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की बात की जा रही है, ठीक है। अभी प्रेरणा भी इसे कह सकते हैं, प्रेरणा भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, पॉजिटिव मोटिवेशन के अंतर्गत बालक जो होता है किसी काम को करने के लिए प्रेरित होता है, और निगेटिव मोटिवेशन यानी नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत वो बच्चा उस काम को करने से भागता है, यानी कि वो काम नहीं करना चाहता है। अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको उदाहरण दिया था कि मान लीजिए आपने कोई एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी के वजह से आपके घर वाले या फिर कोई भी आपको शाबाशी देता है, तो वो उस काम को आप बार बार करना चाहेंगे। यानी कि यहां पर उनके द्वारा जो शाबाशी दिया गया वो आपको पॉजिटिव तौर पर मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस काम को बार बार करिएगा। तो ये सकारात्मक मोटिवेशन हो गया, यानी सकारात्मक प्रेरणा हो गया। अब मान लीजिए कि आपने किसी की बेइज्जती की, बार बार आप सबको किसी को गाली दे रहे हैं, तो आपके माता पिता के द्वारा या फिर किसी भी बड़े के द्वारा आपको समझाया जाता है कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, या फिर आपको माता पिता के द्वारा हो सकता है पिटाई भी कर दी जाए, आपको डांट लगाई जाए। तो ये सभी चीज़ें जो किसी काम को करने से हमें रोके, जैसे कि उनके द्वारा डांट लगाई गई या फिर उनके द्वारा पिटाई की गई या फिर समाज के समुदाय के लोगों के द्वारा जब हमें समझाया गया, तो हमें पता चला कि ये गलत चीज़ें होती हैं, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो यहां पर उनके द्वारा जो मोटिवेशन हमें दिया गया वो कैसा मोटिवेशन है, नकारात्मक मोटिवेशन है, क्योंकि हमें किसी काम को करने से रोक रहा है कि मैं अब आगे से गाली नहीं दूंगा। यानी कि सकारात्मक प्रेरणा क्या होता है, जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे, और नकारात्मक प्रेरणा क्या होता है, जो हमें किसी काम को ना करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होगा। आप दोनों तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया विकल्प 1 और 2 दोनों इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। तो जीन पियाजे ने कुल 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला उन्होंने क्या बताया था, संवेदी गामक अवस्था, जिसका एज ग्रुप उन्होंने 0 से 2 साल बताया था। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज उन्होंने 2 से 7 साल बताया था। तीसरा उन्होंने क्या बताया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज उन्होंने 7 से 11 साल बताया था। और अंतिम उन्होंने क्या बताया था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज उन्होंने 11+ बताया था। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कुल कितने स्टेजेज या फिर कितनी अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। तो टोटल 4 अवस्थाएं बताई गई थी उनके द्वारा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई 4, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो अधिगम स्थानांतरण पहले क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो एक परिस्थिति में सीखी गई ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना, इसे ही बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर, यानी कि जो चीज आपने सीख लिया है उसका आप ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी चीज को सीखने के संदर्भ में। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मान लीजिए ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। मैंने आपको प्रमेय बताया कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी
इज इक्वल टू 180 अंश होगा। ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि ये आपने सीख लिया, अधिगम कर लिया। अब उसके बाद से मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये कोण 60 अंश का है, ये कोण 80 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा। अभी मैंने जो प्रश्न आपको बताया था, जो प्रमेय मैंने आपको बताया था जिसमें तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अगर उस प्रमेय का यूज करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि आपका अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि वो चीज जो आपने सीख ली है उसको आप दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसी को तो बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला दिया गया है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्ति मतलब मानसिक शक्ति में आपका तर्क भी आता है। अब देखिए, किसी भी प्रश्न को, जैसे मैंने आपको प्रमेय बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, जब मैंने दूसरा प्रश्न आपको दिया ये वाला, इसमें दो कोण मैंने बताए थे और इसका मान मैंने पूछा था, तो जब आप तर्क करने की आपके अंदर शक्ति होगी तभी तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग चूंकि इतना होता है तो 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ करके घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ये क्या है, ये तर्क ही तो कर रहे हैं अपने मन में। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत ये तर्क के अंतर्गत भी आएगा, यानी कि तर्क भी इसमें शामिल होता है, इसलिए इसके माध्यम से अधिगम का स्थानांतरण होता है, क्योंकि आप तर्क के माध्यम से अपने लर्निंग को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने हाई स्कूल 9th में कितने ज्यादा प्रमेय पढ़े होंगे, लेकिन सभी प्रमेय का प्रयोग आप एक ही प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं करते हैं, अलग अलग प्रमेय का प्रयोग आप करेंगे अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इतने सारे प्रमेय में से हमें कौन सा प्रमेय का चयन करना है, ये आप तर्क के माध्यम से करते हैं। वही तो होता है मानसिक शक्ति का सिद्धांत, यानी कि आप किसी भी चीज को जो सीख चुके हैं वो तर्कों के माध्यम से एक एप्रोप्रिएट नियम का प्रयोग करेंगे किसी नई चीज को सीखने के संदर्भ में। ठीक है, तो ये मानसिक शक्ति का सिद्धांत होता है जो कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। दूसरा दिया गया समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्व यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। अब मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और इसी में देखिए दूसरा जो प्रश्न पूछा था कि दो कोण का मैंने मान बताया था, इसका मान मैंने पूछा था, तो यहां पर समान तत्व है, यहां पर दोनों में त्रिभुज है। अब मैंने मान लीजिए ये आपको नियम बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और अब मैं अगर आपको प्रश्न दूं कि मान लीजिए ये एक आयत है, ये एक आयत है और इसकी लंबाई मान लीजिए कि 5 है, इसकी चौड़ाई मान लीजिए कि 2 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्या यहां पर अधिगम ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी अलग है, आयत की प्रॉपर्टी अलग है, और जो मैंने प्रश्न पूछा है उसमें कोई भी समानता ही नहीं है। यहां पर मैं एंगल कोण की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं एरिया की बात कर रहा हूं, तो कोई भी समानता नहीं है, तो यहां पर अधिगम का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अधिगम का ट्रांसफर वहीं हो सकता है जहां पर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो ये भी अधिगम के सिद्धांत के अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो ये भी हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। तीसरा देखिए सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये डायरेक्टली कोई प्रमेय ऐसे नहीं किया होगा। उसने क्या किया होगा, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कई बार इस प्रकार के त्रिभुज अलग अलग भुजा के अलग अलग कोण के नाप के बनाए होंगे, और उसके बाद से सभी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को बार बार जोड़ करके देखा होगा, तो वो 180 अंश आ रहा होगा। यानी कि उदाहरण से कई उदाहरणों के हिसाब से जब हम लोग एक ही रिजल्ट पर पहुंचते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण करना। ठीक है, यानी कि सामान्यीकरण का सिद्धांत जो होगा वो भी कहीं ना कहीं अधिगम सिद्धांत के अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एक प्रमेय मैंने आपको बताया कि अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, वो सामान्यीकरण ही तो है। किसी भी चीज का सामान्यीकरण करना उसे ही तो सिद्धांत बोलते हैं, तो यानी ये भी कहीं ना कहीं अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। तो तीनों विकल्प इसका सही है। अब तीनों विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो उस प्रेरक को अर्जित प्रेरक कहते हैं, जो प्रयासों से प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रतिष्ठा की बात करें, प्रतिष्ठा जो होता है वो अर्जित प्रेरक है। आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? ताकि आप डीएलएड अच्छे नंबर से पास हो जाएं, उसके बाद से सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षा पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करके आप एक शिक्षक के पद पर चयनित हो जाएं। जैसे ही आप शिक्षक के पद पर चयनित होंगे, सरकारी टीचर बनेंगे, आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी। यानी कि ये प्रतिष्ठा आप कैसे पा रहे हैं? आप मेहनत करके अर्जित कर रहे हैं, मेहनत करके शिक्षक के पद पर चयनित हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो प्रतिष्ठा होगी या फिर इस प्रकार का जो हम लोग प्रयास से प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्जित प्रेरक। अर्जित का मतलब जो हम प्रयास करके अर्जित कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्जित प्रेरक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आंकड़ों के प्रकार हैं, तो आंकड़े अवर्गीकृत भी होते हैं और वर्गीकृत भी होते हैं।
तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है अवर्गीकृत व वर्गीकृत, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया था, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, शरीर का मतलब कि शारीरिक विकास की बात की जा रही है और मन का मतलब कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। बालक का जो विकास होता है वो कई पक्षों को समाहित किया होता है, जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, इसके अलावा भी कई पक्ष होते हैं। तो देखिए, बच्चे में जो सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, जब बच्चा पहली बार परिवार में जन्म लिया उस समय उसका खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है। आप देखेंगे कि बच्चे का जो विकास होता है, आपने विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, वो एक अधोगामी सिद्धांत आपने पढ़ा है, जिसमें बच्चे का जो विकास होता है वो सर से लेकर के एड़ी तक होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, ये अधोगामी सिद्धांत होता है। और एक समीप दूराभूमिकी सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत बच्चे का जो विकास होगा उसके केंद्र बिंदु यानी उसके हार्ट से लेकर के उसके बाहर के अंगों तक विकास होगा। आप देखेंगे कि माफ कीजिएगा, अभी बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उस दौरान वो फुटबॉल को पकड़ लेगा लेकिन पेंसिल नहीं पकड़ पाता है। क्यों नहीं पकड़ पाता है? क्योंकि विकास का नियम ये कहता है कि बच्चे का पहले केंद्र में विकास हो चुका है और चूंकि इसके बाहर उसकी भुजाएं पड़ेंगी और उसके बाहर उसका हथेली पड़ेगा और अंत में सबसे जाकर के उंगलियां पड़ेंगी। तो चूंकि विकास का क्रम ऐसे है, बाहर की तरफ है, तो अपनी उंगलियों पर वो कंट्रोल सबसे अंत में पाता है, इसीलिए वह पेन पेंसिल पकड़ने में उसको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि अपनी उंगलियों पर वो कंट्रोल नहीं पाया होता है। अब जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे वह पेंसिल पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों पर कंट्रोल पाने लगेगा। यानी कि जो विकास हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, देखिए बच्चे में शारीरिक परिवर्तन हुआ तो वो किससे संबंधित है? वो उसके शरीर के विकास से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा मन की बात की गई है। देखिए, जब आप बच्चे रहे होंगे, अब पहले आपने कोई मूवी देखी होगी, मान लीजिए किसी विलन की मृत्यु हो गई, मान लीजिए अमरीश पुरी सर थे तो उनकी मृत्यु हो गई, और अगले मूवी में जब आप उनको देखते थे फिर से, तो आपको लगता होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी जो मर चुका था वो दूसरी मूवी में फिर से जिंदा कैसे हो गया। तो उस समय हम उतना परिपक्व नहीं रहते हैं ये सभी चीज़ों को समझने के संदर्भ में कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, रियल लाइफ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती गई वैसे वैसे हम चीजों को खुद से जानने लगे कि वो केवल एक्टिंग कर रहा था, एक्चुअल में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। यानी कि हमारा मानसिक विकास हुआ, यानी कि जो हमारे अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, जो विकास में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। इस तरीके से आप उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के अंतर्गत जितने अधिगम के सिद्धांत बताए गए हैं, जितना विकास का सिद्धांत बताया गया, सब कुछ इसमें समाहित हो सकता है और उसके महत्व को आप एक एक पॉइंट करके, ये एक ही नंबर का प्रश्न है तो आप 2-3 पॉइंट भी लिख देंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि तत्परता का सिद्धांत ये कहता है कि बालक जब खुद से पढ़ने के लिए तत्पर रहेगा तभी आप उसको एक तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये थॉर्नडाई का नियम था। तो चूंकि ये संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, अधिगम क्या है? अधिगम यानी सीखना, वो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है। विकास यहां पर केवल बोला गया है बाल विकास, इसका मतलब सभी पक्षों की बात की जा रही है। शारीरिक विकास की भी बात आएगी इसमें, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास की भी बात आएगी। तो यहां पर आप ये बता सकते हैं कि बच्चा अगर तत्पर रहेगा तभी उसको सिखाया जा सकता है, यानी कि जबरदस्ती बच्चे से नहीं कर सकते। यानी कि विद्यालय में एज ए टीचर पढ़ाने के दौरान बच्चे की रुचि बनी रहे, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, पहला महत्व आप लिख सकते हैं। दूसरा महत्व आपको यह बताना होगा कि बच्चे का, देखिए ये हमने किसके बारे में बात की थी? संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की थी। अब एक बार शारीरिक विकास के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी कि अंत में सबसे जाकर के वो अपनी अंगुलियों पर कंट्रोल पाएगा। तो आप डायरेक्टली बच्चा जन्म लिया तो तुरंत उसको पेन पेंसिल ना पकड़ा दें। क्यों? क्योंकि अभी उसका उंगलियों पर कंट्रोल ही नहीं है। तो ये बच्चे का, जब आप प्राइमरी स्कूल में जब बच्चे को पेंसिल और पेन से लिखना सिखाएंगे तो ये आपको समझने में मदद करेगा कि धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे, अचानक से पेन पेंसिल पकड़कर लिखना नहीं सीख सकते। ठीक है, तो दूसरा ये लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं, देखिए बाल विकास के अंतर्गत ही संवेगात्मक विकास भी आएगा। संवेग यानी कि बच्चे का इमोशन। कई बार क्या होता है कि टीचर बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं। रूड मतलब कि बहुत जबरदस्ती करने लगते हैं बच्चों से, गलत व्यवहार करने लगते हैं,
बेरुखा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में कोई एक बालक है, वो उनकी बातों को नहीं मान रहा है, तो टीचर वहां पर जबरदस्ती करने लगता है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शैक्षिक महत्व इसका ये कहता है कि बच्चे का जो संवेग है, इमोशन है, वो उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आप खुशी के मुद्रा में, तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आती हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी भी वजह, आपके घर में पारिवारिक कलह है या फिर कोई भी आर्थिक समस्या, इसको लेकर के जब आप उस दौरान पढ़ रहे होते हैं, तो आपका वो चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस समय निगेटिव इमोशंस था, जो कि आपके संज्ञान को, यानी आपकी जो पढ़ाई की क्षमता है उसको निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहा था। यानी कि जो बच्चे का इमोशन होता है वो डायरेक्टली उसके संज्ञान को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आप तीसरा महत्व लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शैशवावस्था की बात की गई है। डीएलएड की किताबों के अनुसार शैशवावस्था 0 से 6 साल मान करके चला गया है। तो 0 से 6 साल में बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा होना चाहिए? तो खेल के माध्यम से होना चाहिए। बच्चे को किताबी ज्ञान आप नहीं दे सकते, बच्चे को परिवेश के माध्यम से मूर्त अवस्था में चीज़ों को दिखा करके शिक्षा देनी चाहिए। और यहाँ पर चूंकि शैशवावस्था की बात की गई है, तो अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है, उसमें जो हमारे देश में पहले शिक्षा प्रणाली थी 10+2, इसको अब बदल दिया गया है। अब हमारे देश में 5+3+3+4 एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब ये पहला जो 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज को दिखाता है, क्योंकि प्रश्न हमसे शैशवावस्था के अनुसार पूछा गया, यानी 0 से 6 साल होगा, और 0 से 6 साल इसी फाउंडेशनल स्टेज में आएगा। देखिए, जब बच्चे की आयु 3 से 6 साल के बीच में होगी, तब वो फाउंडेशनल स्टेज में आएगा। यानी 3 से 6 साल, यानी कि कितने साल हो गए? 3 साल यहाँ पर। और जब बच्चा प्राइमरी में कक्षा 1 और 2 में होगा, तब 2 साल यहाँ पर। कक्षा 1 और 2 में जब होगा तो 2 साल यहाँ पर। इन दोनों 3+2 को मिलाकर पहला जो 5 साल होगा, इसी को फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। 5+3+3+4 वाले में पहला जो 5 है, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चूंकि हमें इस अवस्था के बच्चों के बारे में बात करनी है, यानी कि ये वाला जो अवस्था है, ये प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसे आंगनबाड़ी के माध्यम से या फिर प्लेवे के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। अब ये प्लेवे और आंगनबाड़ी में क्या होता है? बच्चों को खेल खेल में बताया जाता है, मूर्त अवस्था में चीजों को दिखा करके बताया जाता है। तो यही हमसे पूछा गया था कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का स्वरूप मूर्त होना चाहिए, और खेल के माध्यम से होना चाहिए, और कहानी के माध्यम से होना चाहिए। इतना आप लिख देंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। सिर्फ 1 नंबर का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं बताइए। बाल्यावस्था यानी कि बच्चे की एज जब 6 से 12 साल की है, तो उस दौरान उसकी मानसिक विकास जो होता है, उसका 2 एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछा गया है। तो पहला आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर समस्या समाधान की क्षमता बच्चे में धीरे धीरे विकसित होने लगती है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि सही और गलत की पहचान बच्चा करने लगता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चा असफल होने पर शर्मिंदा भी महसूस करता है। इसके अलावा नायक पूजा करने लगता है। ठीक है। आप देखेंगे कि इस एज के जो बालक होते हैं वो देवी देवताओं में बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं। इसके अलावा विद्यालय के क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है इस एज ग्रुप का बालक। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे 2-3 पॉइंट करके। ठीक है। केवल एक ही नंबर का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ लिखिए। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। प्रत्येक बालक दूसरे से विकास के विभिन्न आयामों, विभिन्न पक्षों, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास से एक दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक बच्चे का एक दूसरे से इन विकास के विभिन्न आयामों में अलग होना ही वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग हो कैसे जाता है? तो इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला होता है आनुवांशिकता, और दूसरा होता है वातावरण। अब ये दोनों मिलकर के प्रत्येक बच्चे को दूसरे से अलग कैसे कर देते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि प्रत्येक कक्षा में, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, जबकि 50 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है। यानी कि कक्षा का में टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है? वो इन्वायरमेंट का पार्ट है, वातावरण का पार्ट है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रत्येक बच्चे का परफॉर्मेंस अलग होता है। कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कोई उसी कक्षा में उसी टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने के बावजूद भी फेल हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर वातावरण तो अच्छा था, लेकिन आनुवांशिक अच्छा नहीं था। यानी कि उसके माता पिता से जो उसको गुण ट्रांसफर हुए वो अच्छे नहीं थे, इस वजह से बच्चा असफल हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि जिनके माता पिता की हाइट कम होती है, तो उनके बच्चों की भी हाइट कम हो जाती है। तो यहां पर हाइट क्या है? हाइट का कम होना क्या है? आनुवांशिक गुण था। आनुवांशिक होने की वजह से, यानी कि देखिए, एक बच्चा जो हाइट में ज्यादा है, दूसरा बच्चा हाइट में कम हो सकता है। एक बच्चा
जो एक तरीके से देखेंगे कि संवेगात्मक तौर पर यानी इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रोने लगता है। तो ये सब चीज़ें कैसे प्रभावित हो रही हैं? इन्वायरमेंट के हिसाब से और बच्चे की आनुवंशिकता के हिसाब से, और इसी एक दूसरे के से अलग होने की प्रक्रिया को ही, एक दूसरे से अलग होने के पूरे क्राइटेरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक के विकास में संचार माध्यम से दो लाभ लिखिए। संचार माध्यम यानी कि संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं, और माध्यम यानी कि मीडियम बोलते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम के दो लाभ हमें बताने हैं। तो कम्युनिकेशन के क्या क्या मीडियम हो सकते हैं? तो आप कह सकते हैं मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है। ये सब कम्युनिकेशन के मीडियम हो सकते हैं। तो इनसे लाभ आप पहला लिख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से दूर अमूर्त चीज़ों को भी बच्चे को मूर्त अवस्था में दिखाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पौधे के बारे में बच्चे को बताया जा रहा है, जो कि मूर्त अवस्था में बच्चा उसके परिवेश में नहीं मिलता है। विदेश में वो पौधा होता है लेकिन उसके स्थानीय परिवेश में नहीं होता है। तो उसको इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर उस पौधे को प्रत्यक्ष तौर पर दिखाया जा सकता है। प्रत्यक्ष यानी कि उसका इमेज दिखाया जा सकता है। तो ये पहला लाभ आप लिख सकते हैं। दूसरा, दूर बैठे शिक्षक को भी इंटरैक्ट कराया जा सकता है बच्चों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। तो इस प्रकार से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि की जा सकती है इन संचार माध्यमों का प्रयोग करके। तो कोई भी 2 पॉइंट आप इस प्रकार से लिख सकते थे। 22वां प्रश्न पूछा गया था, चिंतन क्या है? तो चिंतन के बारे में आप लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचारों की श्रृंखला जोड़ी जाती है, उसे हम लोग चिंतन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक मेरा लक्ष्य है कि डीएलएड में मुझे 90% अंक पाना है। तो मेरा लक्ष्य क्या हो गया? डीएलएड में 90 या फिर इससे ज़्यादा प्रतिशत लाना। अब हमारे लिए ये टारगेट सेट हो गया। अब इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न प्रकार के विचारों की श्रृंखला को जोड़ते जाएं कि सबसे पहले मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मुझे टू द पॉइंट होना चाहिए, मुझे स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए, ज़्यादा बातों को नहीं घुमाना चाहिए। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या है? ये पॉइंट टू पॉइंट आप सभी चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ते जा रहे हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसी प्रकार से किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विचारों की श्रृंखला को जोड़ना ही क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो अधिगम को सीखना बोलते हैं, यानी कि लर्निंग। तो जब भी बच्चा कोई प्रयास करता है तो बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। अब मान लीजिए कि बच्चे को बुखार लग गया, बुखार लगने की वजह से भी बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी चिड़चिड़ा होना उसके व्यवहार में परिवर्तन है। तो क्या इसे हम लोग अधिगम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बुखार लगने के लिए बच्चे ने प्रयास नहीं किया था। लेकिन आप अगर देखेंगे कि बच्चा 2+2 जन्म लेते ही ये इसका उत्तर 4 नहीं बताएगा, बल्कि वो प्रयास करेगा तब इस संक्रिया को सीखेगा और तब उत्तर बताएगा। यानी कि जो प्रयास के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, प्रयास किया तब वो इस संक्रिया को सॉल्व कर पाया, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग लर्निंग, अधिगम, सीखना बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। अधिगम यानी सीखना, यानी कि बच्चे सम्मेलन और विचार गोष्ठी से किस प्रकार सीखते हैं, सीधे तौर पर हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए, सम्मेलन और विचार गोष्ठी में क्या होता है कि लोग एकत्रित होते हैं किसी भवन में या फिर किसी भी प्लेस पर, और वहां पर अपने विचारों को एक एक करके प्रस्तुत करते हैं। विचारों को एक एक करके प्रस्तुत करने से आपने लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा कि बच्चे सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर एक तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं, बातचीत करके ही सीखते हैं। अब यहां पर भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने से लेव वाइगोत्स्की ने जो टर्म दिया था MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन जो मेरे स्तर से थोड़ा भी ज्यादा जानता है वो मेरे ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। अब जब एक एक बंदे विचार गोष्ठी में या फिर सम्मेलन में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे तो जो नया विचार मेरे लिए होगा, कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करके मैं अपने संज्ञान में वृद्धि कर सकता हूं, यानी अपने मानसिक विकास को बढ़ा सकता हूं। इसके अलावा जब समाज में विभिन्न समाज के क्षेत्रों से आए हुए लोग उस विचार गोष्ठी में आएंगे तो सभी एक दूसरे से सहयोग करते हुए विचारों पर अपनी प्रस्तुति को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें समाजीकरण, यानी कि कहीं ना कहीं सामाजिक विकास भी हमारे अंदर डेवलप होगा। तो इस प्रकार से आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है?
तो ये किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत है आपका पावलोव का। और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इनके सिद्धांत का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? किसी से किसी चीज को एसोसिएट करना, जोड़ना। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या हुआ कि कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद किया गया और उसको खाना दिया जाता था, और खाना दिए जाने के साथ ही उसको एक घंटी बजाई जाती थी। यहां पर इनके द्वारा SR थियरी दिया गया था। S का मतलब होता है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। यानी उद्दीपक क्या होता है? कोई भी एक ऐसा प्रेरक जो कि हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, उसे उद्दीपक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपके आंख पर तेज रोशनी पड़ी, या फिर सूर्य की अचानक से तेज रोशनी पड़ी, तो आपकी आंखों की पलकें अपने आप झपक जाती हैं, या फिर आप जानबूझ करके झपका लेते हैं ताकि रोशनी आपके आंखों को दर्द ना दे, इस वजह से। तो यहां पर रोशनी क्या था? वो उद्दीपक था। क्यों उद्दीपक था? क्योंकि उसने आपको प्रेरित किया आपके आंखों के पलकों को झपकाने के लिए। यानी कि जो भी एक्टिविटी हमें किसी काम के लिए प्रेरित करेगी, वो एक्टिविटी जो होगी वो स्टिमुलस होगा, यानी उद्दीपक होगा। और जो हम अनुक्रिया करेंगे उसके अगेंस्ट में, उसे क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स बोलेंगे, यानी कि अनुक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता था, तो भोजन यहां पर क्या था? भोजन यहां पर स्टिमुलस था। भोजन यहां पर एक्चुअल स्टिमुलस था। ठीक है, क्योंकि उसी को देख कर तो कुत्ता लार टपका रहा था, तो भोजन यहां पर स्टिमुलस यानी उद्दीपक हो गया। और लार टपकाना यहां पर क्या था? यहां पर लार टपकाना रिस्पॉन्स था, यानी कि अनुक्रिया था, जो कि कुत्ते के द्वारा किया जा रहा था। तो ये SR थ्योरी हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भोजन को रिप्लेस कर दिया। किससे? भोजन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया घंटी से, क्योंकि लगातार भोजन देने के साथ साथ वो घंटी भी बजाते थे। और कुछ समय बाद यही प्रक्रिया बार बार दोहराने के बाद से इस भोजन को उन्होंने हटा दिया और केवल घंटी बजाने लगे। तो अब ये जो स्टिमुलस था, इसको एसोसिएट कर दिया उन्होंने किससे? बेल से। अब कुत्ते को ये लगता था कि भोजन के साथ साथ घंटी बजती ही है, तो जब अगली बार घंटी केवल बजाया गया तो कुत्ते को ये लगा कि भोजन भी मिलेगा, तो इसलिए वो लार केवल घंटी की आवाज सुन करके टपकाने लगा। यानी कि जो लार वो पहले भोजन को देख करके टपकाता था, अब वो केवल घंटी को देख करके टपकाने लगा। और जो एक्चुअल स्टिमुलस भोजन था, उसको रिप्लेस किससे कर दिया गया? एक बनावटी स्टिमुलस यानी कि एक नकली उद्दीपक से। और यही सिद्धांत जो होता है शास्त्रीय अनुबंधन, यानी कि अनुबंधन क्या होता है? एसोसिएट कर दिया उन्होंने एक असली स्टिमुलस को एक नकली स्टिमुलस से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझा करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने में पठार के दो प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। दो प्रमुख कारण और उनको दूर करने के उपाय हमसे पूछा गया है। तो पहले तो जानिए कि सीखने का पठार होता क्या है। मान लीजिए कि हमने क्या बोला है, सीखना क्या है? हमारे प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। यानी कि देखिए, प्रयास कर रहा है और बच्चा अधिगम इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जब बच्चा प्रयास भी कर रहा है तब भी उसमें कोई भी अधिगम नहीं होता है, यानी कि कुछ भी वो नया नहीं सीख रहा होता है। यानी कि यहां पर देखिए, यहां तक तो वो प्रयास भी कर रहा था और वो नया कुछ सीख भी रहा था, लेकिन यहां से यहां वाला जो पीरियड है, देखिए यहां पर प्रयास तो बढ़ रहा है, क्योंकि प्रयास एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर क्या दिखाया गया? अधिगम दिखाया गया है। तो देखिए, प्रयास तो बढ़ रहा है लेकिन अधिगम कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं अधिगम का पठार। यानी कि बच्चे के प्रयास करने के बावजूद भी उसके व्यवहार में परिवर्तन ना होने की स्थिति ही सीखने का पठार या फिर अधिगम के पठार के तौर पर जाना जाता है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका दो प्रमुख कारण बताइए। तो इसका पहला कारण आप लिख सकते हैं कि सीखने की अनुचित विधि। देखिए, मान लीजिए प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं। प्राइमरी स्तर में एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को खेल के माध्यम से बताना है, खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताना है। अब मान लीजिए कि जिस प्रकार से पीजी में, यूजी में बच्चों को पढ़ाया जाता है लेक्चर दे करके, उस तरीके से अगर आप प्राइमरी में लेक्चर देने लगे तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। यानी कि ये उनके लिए अनुचित विधि हो गई। जब बच्चे नहीं सीखेंगे तो जाहिर सी बात है अधिगम का पठार आएगा ही आएगा। तो यहां पर अनुचित विधि के माध्यम से भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं और जिसकी वजह से सीखने का पठार आता है। दूसरा आप कारण लिख सकते हैं थकान। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा थके रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो आपके माइंड को सिग्नल भेजती है कि आप पढ़ने के लिए प्रिपेयर नहीं है। जब पढ़ने के लिए प्रिपेयर नहीं और जबरदस्ती आप पढ़ेंगे तो आप प्रयास तो कर रहे हैं सीखने के लिए, लेकिन उस दौरान आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं, यानी कि आपके अंदर संज्ञान में वृद्धि नहीं हो रही है, यानी आप नया कुछ नहीं सीख रहे हैं, आप अधिगम नहीं कर रहे हैं। तो ये दो प्रमुख कारण आप लिख सकते हैं और इनको दूर करने के उपाय भी हमसे पूछा गया था। तो पहला उपाय आप ये लिख सकते हैं कि लगातार
अधिगम प्रक्रिया में समय समय पर गैप देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप मेंटली तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर थकेंगे नहीं। जब थकेंगे नहीं तो आप चीज़ें रिफ्रेश रहेंगे और चीज़ों को सीखने के लिए आप तत्पर रहेंगे। ठीक है, पहला दूर करने के उपाय आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि उचित जो शिक्षण विधि है उसको अपना करके, कि प्राइमरी का बच्चा है तो उसको हम खेल के माध्यम से ही, कहानी के माध्यम से ही सिखाएंगे, ना कि लेक्चर के माध्यम से। तो ये दो प्रमुख कारण और इसको दूर करने के दो उपाय आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। स्थानांतरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोलते हैं। और अधिगम को क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। यानी लर्निंग ट्रांसफर हमसे पूछा जा रहा है। तो एक परिस्थिति में सीखी गई ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने आपको एक प्रमेय बताया कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। ये मैंने प्रमेय आपको बता दिया। यानी एक परिस्थिति में आपने इस ज्ञान को सीख लिया। अब दूसरी परिस्थिति में आपके सामने, दूसरा सिचुएशन में आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि मान लीजिए ये त्रिभुज है जिसमें ये 80 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है, तो ये कितने अंश का कोण होगा? अगर आप पहली परिस्थिति जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उसका प्रयोग करते हुए अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अधिगम को हस्तांतरित कर रहे हैं। यानी कि एक परिस्थिति में सीखी गई ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में यूज करना, इसी को बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन से आप क्या समझते हैं? तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक ही लक्ष्य को ध्यान में रख करके किसी दूसरे अभ्यर्थी से आगे निकलने की होड़ जो होती है उसे प्रतिद्वंदिता कहते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि एक सीट है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और उस एक सीट को प्राप्त करने के लिए 1000 लोग एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए उस एक सीट को लक्ष्य में ध्यान में रख करके अगर मेहनत कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। यानी कि किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ होती है उसी को प्रतिद्वंदिता कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बालक में विस्मृति को कम करने के 2 उपाय बताइए। विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग की बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक बालक जो कि चीज़ों को भूल जा रहा है, तो भूलने की इस अवस्था को कम करने के लिए 2 उपाय हमें बताना है। तो पहला आप उपाय लिख सकते हैं कि लगातार समय समय पर उस चीज़ को दोहराते रहना चाहिए। आपने अभ्यास का नियम पढ़ा है थॉर्नडाइक का, जिसमें उन्होंने यही बताया था कि बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण करने के लिए और लंबे समय तक उसे धारण करने के लिए, यानी कि लंबे समय तक उसे याद रखने के लिए, उसे ना भूले, इसलिए क्या जरूरी है कि वो बार बार उसका अभ्यास करे, यानी कि बार बार उसका प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हैं लगातार अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है वो उपयुक्त होना चाहिए बच्चे के हिसाब से, क्योंकि जब शिक्षण विधि उपयुक्त होगा तब बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तब वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं चीज़ों को सीखने के संदर्भ में, और तब वो अधिगम अर्थपूर्ण होगा और वो लंबे समय तक धारण कर सकते हैं। यानी कि बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि खेल के माध्यम से बच्चे को बताएंगे तो खेल में बच्चे इंटरेस्ट लेंगे यानी कि रुचि ले रहे हैं, और रुचि लेंगे तो वो उस काम को करने के लिए तत्पर होंगे। और थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के हिसाब से बच्चा उस चीज़ को लंबे समय तक धारण कर सकता है, याद रख सकता है, अगर वो उस चीज़ में रुचि ले रहा है। तो ये 2 उपाय आप लिख सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में विस्मृति को कम की जा सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में IQ बोलते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस कोसेंट। IQ का फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय करंट एज गुणे 100। मेंटल एज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानसिक आयु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए प्राइमरी में कक्षा 1 में बच्चा है, तो कक्षा 1 में बच्चा होगा तो उसकी एज क्या होगी? उसकी एज होगी 6 साल। अब 6 साल का कोई बच्चा है, 6 साल का कोई बच्चा है, तो उसका एक्चुअल एज, वास्तविक एज क्या हो गया? वास्तविक एज उसका 6 साल हो गया। और मान लीजिए कि कक्षा 1 में रहते हुए कक्षा 3 के प्रश्नों को सोल्व कर पा रहा है, तो कक्षा 3 में जब बच्चा जाएगा तो उसका वास्तविक एज क्या हो जाएगा? 1 में 6 साल का है, 2 में 7 साल का होगा और 3 में 8 साल का होगा। तो
एक में रहते हुए अगर 3 के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है, यानी कि उसकी मेंटल एज 8 साल के बच्चे के बराबर है। तो यहां पर देखिए मेंटल एज में उसका 8 हो जाएगा और करंट एज, चूंकि वो एक ही में है तो करंट एज उसका 6 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा इस बच्चे का बुद्धि लब्धि होगा। ठीक है, तो हमसे केवल फार्मूला पूछा गया था, तो फार्मूला आप लोग क्या लिख सकते हैं, IQ बराबर मेंटल एज डिवाइडेड बाई करंट एज या फिर एक्चुअल एज गुणे 100 हो जाता है। ठीक है, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 इसका बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाएगा। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। एक 30वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन करिए। तो अधिगम यानी कि बच्चा जब सीख रहा है तो सीखने की गति को या फिर सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। आप देखेंगे कि जो शारीरिक तौर पर स्वस्थ होता है वह चीज़ों को सीखने के लिए ज़्यादा तत्पर रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार की रोग है तो उस रोग की वजह से आपके मन में क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ दर्द हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप में मन में शोक उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा, और जो दुख होता है वो क्या होता है, वो इमोशन होता है, संवेग होता है, और बच्चे का संवेग उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, तो शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तभी संज्ञानात्मक विकास यानी अधिगम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा कारक आप लोग लिख सकते हैं परिपक्वता, यानी कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो जब परिपक्व होगा तभी चीज़ों को सीखने के लिए एक तरीके से वो बच्चा प्रेरित रहेगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चा लिख तभी पाएगा जब वो अपनी उंगलियों पर कंट्रोल पाएगा, और कंट्रोल पाने के लिए उसका मैच्योर होना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि बच्चा जन्म लेगा तो तुरंत अपनी बॉडी पर उंगलियों पर कंट्रोल नहीं पा पाता है, उसे समय लगेगा, कम से कम 3 साल 4 साल का जब होगा तब वो अपनी उंगलियों पर पेंसिल पकड़ने के लिए कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, तो ये परिपक्वता जो होता है वो अधिगम के लिए एक प्रभावित करने वाला कारक होता है। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं सीखने की इच्छा। मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो कि सीखने के लिए तैयार नहीं है, हम जबरदस्ती उसको पीट करके नहीं सिखा सकते, यानी कि अधिगम को प्रभावित करता है बच्चे की इच्छा, यानी वो तत्पर है या नहीं सीखने के लिए। ठीक है, चौथा कारक आप लोग लिख सकते हैं अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। देखिए 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, एक बहुत अमीर घर में पैदा हुआ और दूसरा बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। तो जो अमीर घर में बच्चा पैदा हुआ है वो बचपन से ही सभी सुख सुविधाओं को का एक तरीके से लाभ उठा रहा है, लेकिन जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसको घर में मान लीजिए ठीक से खाने के लिए नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं है, उसके माता पिता के दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो होगा क्या कि उसके अंदर ये मोटिवेशन रहेगा कि मुझे पढ़ लिख करके कोई अच्छा काम करना है ताकि मैं अपने परिवार की गरीबी को दूर कर पाऊं, और जिसे पहले से सब सुख सुविधाएं मिली हैं तो उसे क्या जरूरत है, कुछ आवश्यकता उसको तो कुछ है नहीं, और जब तक आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग सुनते होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि जब तक किसी को कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तक वो कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो यहां पर जो गरीब घर में पैदा हुआ था उसमें इंटरनली मोटिवेशन होगा, अभिप्रेरणा होगा कि वह पढ़ लिख करके कुछ अच्छा आदमी बने, यानी कि पढ़ेगा, यानी उसमें वो तत्पर रहेगा, और तत्पर रहेगा तो उसका अधिगम डायरेक्टली उससे प्रभावित होता है, यानी कि मोटिवेशन भी अधिगम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पांचवा आप लोग लिख सकते हैं विषय सामग्री और उसका स्वरूप। अब मान लीजिए एक प्राइमरी स्तर का बच्चा है और उसको हम एक तरीके से कंटेंट जो दे रहे हैं पढ़ने के लिए वो हायर लेवल का है, PG लेवल का है, तो क्या वो उसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। यानी कि जो विषय सामग्री होगी, जो कंटेंट होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा, वो बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से होना चाहिए। अगला आप लिख सकते हैं वातावरण। मान लीजिए कक्षा का वातावरण ऐसा है जो कि एक तरीके से प्रजातांत्रिक नहीं है, मतलब कि एक बच्चे को जो शिक्षक है वो बहुत फेवर कर रहा है और दूसरे बच्चे के साथ बहुत घृणा कर रहा है या फिर उसको फेवर नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन्वायरमेंट जो है वो सही नहीं है कक्षा में, और इस वजह से भी बच्चे का अधिगम जो होता है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा अगला आप लिख सकते हैं कि सीखने की विधि, यानी कि जो शिक्षण विधि अपनाई जा रही है अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं है तो भी अधिगम पूरी तरीके से प्रभावित होता है। तो ये प्रमुख कारक आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधि काल का शिक्षक और अभिभावक के लिए क्या महत्व है? देखिए संधि काल का मतलब, संधि मीन्स क्या होता है कि 2 चीज़ों का जुड़ाव। अब यहाँ पर देखिए पहले बालक किस में था? बाल्यावस्था में था, और बाल्यावस्था से किस में बढ़ रहा है, यानी पैर रख रहा है किशोरावस्था में। देखिएगा बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 6 से 12 साल होती है और किशोरावस्था की 12 से 18 साल होती है। 12 से 18 साल ये किशोरावस्था की एज है। ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिस समय बच्चे में शरीर में सबसे ज़्यादा
चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस कहने का मतलब कि जो लिंग के आधार पर शरीर की बनावट होती है वो उभार अब इस एज ग्रुप में दिखने लगता है, महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग। इसलिए पहली बार ये उसके हार्मोन्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से लिंग के आधार पर जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं और उनमें एक तनाव उत्पन्न होने लगता है, तो यहां पर अभिभावक और शिक्षक को चाहिए कि वह उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे। बच्चा इस एज में बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसे बनावट, कुछ ऐसे संरचनाएं पहली बार उभरते हैं जो कि बच्चे को चिंतित करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो एज होता है इसमें बच्चे जो है माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि उनके दोस्त अगर गलत भी उनको सुझाव दे रहे हैं तो उनको लगता है कि मेरा दोस्त ही मेरा सब कुछ है और मेरे माता पिता मेरा भला नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर माता पिता को कई बार क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, टीचर बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं या फिर उनसे ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो यहाँ ये एज ग्रुप ऐसा है कि बच्चे बगावत करेंगे ही करेंगे माता पिता और शिक्षक से। तो यहाँ पर बच्चे को प्यार से और उसको मोटिवेट करके समझाना है और इसी प्रकार से जो शिक्षण विधि अपनानी है ताकि बच्चा एक तरीके से उनका अपोज ना करे बल्कि उनको अपना दोस्त समझे। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके आप 2-3 पॉइंट लिख देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रक्षेपण विधि की जब बात की जाती है तो इसमें कई विधि आती है जैसे कि रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण, इसके अलावा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे अंग्रेजी में TAT बोलते हैं, यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तीसरा होता है बालकों का अंतर्बोध परीक्षण जिसे CAT बोलते हैं, यानी चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट। चौथा होता है शब्द साहचर्य परीक्षण जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं WAT, यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और पांचवा होता है चित्र साहचर्य परीक्षण यानी कि पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि जिसे PCT बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप एक एक लाइन सब में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो प्रयास और त्रुटि जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक ने ये बताया था कि बच्चे लगातार प्रयास करते रहते हैं और कई बार क्या होता है कि जो वो प्रयास कर रहे हैं वो उनका क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया और एक स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है। और SR थियरी थॉर्नडाइक ने दिया था, इसमें क्या उन्होंने बताया था कि उद्दीपक के प्रति कई अनुक्रियाएं बच्चा करता है। देखिए कई रिस्पॉन्स होते हैं और जो रिस्पॉन्स उस उद्दीपक से एसोसिएट हो जाता है तब उसका अधिगम होता है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने प्रयोग किया था कि चूहे को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था, उसमें एक लीवर था जिसको दबाने से वो चूहा बाहर निकल सकता था। तो वो चूहा उससे निकलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद भी वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर अचानक उसका पैर जो है वो उस लीवर पर पड़ा जिसकी वजह से पिंजड़ा खुल गया। यानी कि देखिए यहाँ पर उसके द्वारा कई बार प्रयास किया गया, इधर उधर हाथ पैर मारा गया, इधर उधर उसके द्वारा दबाया गया होगा, लेकिन लीवर जो स्टिमुलस था जिसको दबाने से वो गेट खुल रहा था, तो जब सही अनुक्रिया उसके साथ एसोसिएट हुआ, सही अनुक्रिया जब उससे जुड़ा, तब वो चीज़ों को सीख पाया कि हाँ इस लीवर को दबाने से ये गेट खुलेगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए इसने कई बार प्रयत्न किया, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। इस प्रयत्न में ये जो प्रयत्न था जिसकी वजह से लीवर नहीं खुला, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे त्रुटि बोलेंगे। और ये सभी प्रयास था और इसमें त्रुटि थे, और जो सही वाला प्रयास था वो जब एसोसिएट हुआ स्टिमुलस से तब उसका गेट खुला। यानी कि कई प्रयासों में से कई त्रुटियां हो सकती हैं और कई सही प्रयास हो सकता है, और जो सही प्रयास स्टिमुलस से एसोसिएट हो जाता है उसी से बच्चे सीखते हैं। और इसका उपयोग हमसे पूछा गया था कि शिक्षा में कैसे किया जा सकता है। तो देखिए बच्चे किसी भी काम को करने के दौरान कई बार गलतियां करते ही करते हैं, तो टीचर को उस पर झल्लाना नहीं है बल्कि उसको एक नेचुरल प्रोसेस मानते हुए कि बच्चे गलतियों के माध्यम से भी सीखते हैं, आपको उसको स्वीकार करते हुए बच्चे को सिखाना है। जैसे कि आप उदाहरण देकर के मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप इससे पहले सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे या फिर सम्मिलित होने जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 20 से 25% अभ्यर्थी सीटेट में क्वालिफाई होते हैं, बाकी 75% अभ्यर्थी सीटेट में फेल हो जाते हैं। तो जो 75% अभ्यर्थी सीटेट में फेल हुए हैं, क्या वो मेहनत नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे, लेकिन
उन्होंने मेहनत तो किया, लेकिन वो जो मेहनत था वो हो सकता है सही दिशा में ना हो, यानी कि जो प्रयास उन्होंने किया वो सही डायरेक्शन में ना हो। जिस प्रकार से चूहे भी प्रयास कर रहे थे पिंजड़े से निकलने के लिए, लेकिन वो प्रयास जब तक एसोसिएट नहीं होगा सही अनुक्रिया से, मतलब कि सही स्टिमुलस से, तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख सकता। यानी कि प्रयास तो किया गया लेकिन वो सही दिशा में नहीं किया गया, इसलिए वो असफल हो गया। और जब अगली बार वो सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होगा तब उसे पता है कि हाँ, मैंने ये गलती पिछली बार दोहराई थी, अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। यानी कि बच्चा अपनी त्रुटियों से भी सीख रहा है। इसी को बोलते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। इस प्रकार से आप इसका उपयोगिता लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ध्यान से देखिएगा, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो कौन सा थियरी था? SR थियरी था। लेकिन स्किनर ने जो अपना सिद्धांत दिया, इसको पलट करके उन्होंने क्या कर दिया? RS थियरी दिया। यानी कि अभी तक जो आप ये जानते थे कि पहले स्टिमुलस होता है बाद में रिस्पॉन्स होता है, स्किनर ने ये कहा कि पहले रिस्पॉन्स होगा बाद में स्टिमुलस होगा। इसी को उन्होंने क्रिया, देखिए पहले जो हम लोग एक्शन लेते हैं वो क्या बोलते हैं? क्रिया ही तो होता है, और रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया, ठीक है। और उसके बाद से स्टिमुलस आएगा। तो ये अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। चूहे को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और एक लीवर था जिसको दबाने से पिंजड़ा खुलता था और उसको भोजन मिलता था, खाने के लिए कुछ मिलता था। तो चूहे को जब ये पता चला कि इस लीवर पर पैर रखने से कुछ खाने को मिलता है, तो वो उस लीवर को बार बार दबाने लगा। यानी कि खाना यहाँ पर क्या था? चूहे के लिए पुनर्बलन का काम कर रहा था, रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। यानी कि कोई भी एक ऐसा कार्य जिसे करने पर अगर कुछ हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो वो बालक उस काम को बार बार दोहराने की इच्छा रखता है, बार बार उसे दोहराना चाहता है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए गेट कीपर है, तो गेट कीपर का काम क्या होता है कि जब कोई आया तो गेट को खोलिए और फिर गेट को बंद कर दीजिए। तो क्या वो यहां पर स्टिमुलस क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलस क्या है? केवल कोई आया, बेल बजाया, तो क्या वो गेट खोलता है? अगर केवल गेट खोलना और बंद करना ही काम रहता केवल लोग के आने की वजह से, तो कोई तो एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए जिसके लिए वो काम करना चाहेगा। तो वो लोगों को अंदर लाने या फिर बाहर ले जाने के लिए गेट नहीं खोलता है, बल्कि वो पैसे के लिए गेट खोलता है कि जब वो अनुक्रिया करेगा, यानी बार बार गेट खोलेगा, तो महीने के अंत में उसको सैलरी मिलेगी। यानी कि लोगों को अंदर बाहर करना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? अपनी आजीविका जुटाने के लिए पैसे कमाना। और चूंकि देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले उसने गेट खोला, महीने भर वो गेट खोलेगा, तो महीने भर के बाद जाकर के उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। यानी कि गेट खोलना क्या है? अनुक्रिया है। तो पहले उसने अनुक्रिया किया और पैसा उसको कब मिल रहा है? महीने के अंत में मिल रहा है। तो पहले यानी कि रिस्पॉन्स होगा और बाद में स्टिमुलस। ये थियरी दिया था स्किनर ने, और इसके पहले थॉर्नडाइक ने जो दिया था वो SR थियरी दिया था, और इसी को पलट करके इन्होंने RS थियरी दे दिया। यानी कि पहले अनुक्रिया होगा, और अगर अनुक्रिया करने के बाद अगर हमें कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, जैसे कि गेट कीपर के संदर्भ में आप समझिए कि उसको सैलरी जो मिल रहा है वो उसको प्रेरित कर रहा है वही काम को बार बार दोहराने के लिए। यानी कि जब महीने के अंत में उसको सैलरी मिलेगी, तो फिर अगले महीने से फिर से वो काम करेगा और वही काम बार बार दोहराएगा। जब कोई पर्सन आएगा तो गेट खोलेगा। यानी कि उसको कौन मोटिवेट कर रहा है? उसको मोटिवेट कर रहा है उसकी सैलरी। यानी कि स्टिमुलस वही तो होता है जो किसी काम को करने के लिए हमें मोटिवेट करे, प्रेरित करे। तो सैलरी चूंकि अंत में मिल रहा है और उससे पहले वो अनुक्रिया कर रहा है, इसलिए RS थियरी किसने दिया? स्किनर ने दिया। तो आप इसमें यही लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई बालक किसी अनुक्रिया को किया और उसके सापेक्ष उसको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ पुनर्बलन मिला, तो वह अनुक्रिया बार बार दोहराना चाहता है। यही है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने सिखाने तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। समुदाय, देखिए NCF 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। परिवेश क्या होता है? बच्चों के आसपास का जो क्षेत्र, वातावरण। अब आसपास में वहाँ के समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो उसके समुदाय में जो लोग सफल हो चुके हैं तो उनका उदाहरण देकर के कई बार बताया जाता है कि देखिए आप मेहनत करेंगे तो उनके जैसा आप भी सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि सीखने सिखाने, अब बच्चे को सिखाने के लिए क्या जरूरी है? मोटिवेशन जरूरी है। तो मोटिवेशन कहाँ से दिया जा रहा है? समुदाय के जो सक्रिय सदस्य हैं उनके माध्यम से दिया जा रहा है।
ठीक है, उनके माध्यम से उसको मोटिवेशन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो सक्रिय सदस्य होते हैं उनके माध्यम से बच्चों को उदाहरण देकर के मोटिवेट किया जा सकता है, या फिर जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जेंडर बायसनेस है, यानी जेंडर एक तरीके से रूढ़िवादी विचार है कि लड़कियां हैं तो वो ये सब्जेक्ट ही पढ़ेंगी, लड़के हैं तो ये सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, या फिर लड़कियां हैं तो वो घर का चूल्हा चौका संभाल लेंगी, लड़के हैं तो बाहर जाकर के आजीविका का साधन जुटाएंगे। तो उसके समुदाय में जो इस प्रकार की महिलाएं होंगी जो कि एक तरीके से कोई सर्विस करती होंगी या फिर किसी विभाग में काम करती होंगी, तो आप उसका उदाहरण दे सकते हैं कि देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि जो समाज में पहले से व्यवस्था चली आ रही है कि महिलाएं केवल घर के लिए बनी हैं, केवल घर के लिए चूल्हा चौका के लिए बनी है, तो ये गलत है। हाँ, महिलाएं भी आज सभी विभागों में, सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकती हैं और अपनी आजीविका का साधन जुटा सकती हैं। साथ ही साथ आप ऐसे पुरुषों का भी उदाहरण दे सकते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे काम कर रहे हैं जो कि महिलाओं से संबंधित है, जैसे कि खाना बनाना। आप लोग देखते होंगे कि बहुत विश्व प्रसिद्ध जो शेफ होते हैं वो हमारे देश में एक तरीके से प्रसिद्ध हैं, उनका आप उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जब बच्चा देखेगा तो कहीं ना कहीं उसमें जो रूढ़िबद्ध विचार है लिंग को लेकर के, जेंडर को लेकर के, उसके प्रति वो संवेदनशील बनेगा और उसके प्रति जागरूक बनेगा। तो यही तो चीज़ें होती हैं सीखने सिखाने की। तो इसमें जो सक्रिय सदस्य हैं समुदाय के, उसके उदाहरण के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं मोटिवेट करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया था। और कोहलर का ये मानना था कि बालक जो है पूरी समस्या को एक बार प्रत्यक्ष तौर पर देखता है, मतलब पूरी समस्या को एक बार में देखता है, उसके बाद अचानक से उसके दिमाग में घंटी बजती है, यानी कि अचानक से उसके दिमाग में सूझ आता है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उन्होंने एक प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। उसमें चिंपैंजी को उन्होंने क्या किया था, पिंजड़े में बंद कर दिया था। मान लीजिए यहाँ सुल्तान है और यहाँ पिंजड़े के बाहर केले रखे हुए थे, तो और यहाँ पर एक छड़ी थी। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी जो था वो छड़ी को उठाया और केले को ऐसे खींच करके केला प्राप्त कर लिया। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि इसी पिंजड़े में ऊपर यहां पर केले को टांग दिया, यहां पर चिंपैंजी था और यहां पर एक मेज रख दिया। तो अब क्या किया कि चिंपैंजी मेज को यहां पर ले आया और इस पर चढ़ करके केले को प्राप्त कर लिया। यानी कि पूरी परिस्थिति को एक बार में देखना और उसके बाद से समस्या का समाधान निकालना, इसी को बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि कोहलर ने दिया था। अब यहां पर पूरी समस्या का समाधान कैसे निकाला जा रहा है? पूरी समस्या को एक बार में देखा जा रहा है कि पूरी समस्या क्या है। इसी को तो बोला जाता है दृष्टि। और पूर्व का मतलब कि पूरी समस्या को पहले समझना, दृष्टि पूरी समस्या पर एक बार नजर डालना। तो यही बोला गया कि अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ कैसे आएगा, जब पूरी समस्या को एक बार में देखा जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है। इस प्रकार से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। अवधान यानी कि ध्यान की बात की जा रही है, तो ध्यान को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो इसके लिए दो कारक होते हैं जिम्मेदार। पहला होता है बाह्य कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक जो कि मनुष्य के बाहर का कारक है, जैसे कि गति हो गया, यानी कि स्थिर वस्तु की अपेक्षा गतिमान वस्तु की ओर हमारा ध्यान जल्दी से आकर्षित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, अचानक से बहुत तेज बाइक गुजरी तो आप तुरंत देखने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बहुत तेज गति की वजह से हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। दूसरा आप इसमें कारक लिख सकते हैं तीव्रता, यानी कि आप बैठे हुए अचानक से बहुत तीव्र लाइट आपके आंख पर पड़ी तो भी आपका ध्यान उधर आकर्षित हो जाएगा कि आखिर क्या है कि जहां से लाइट आ रही है। तीसरा आप लिख सकते हैं नवीनता, यानी कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो कि नया है, कुछ नया है, कुछ भी नया आप देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको ध्यान आकर्षित वो करेगा ही करेगा। इसके अलावा विषमता, जैसे मान लीजिए भीड़ में सभी पुरुष हैं, सभी शर्ट पैंट पहने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर एक पुरुष है जो कि समीज सलवार पहना हुआ है, तो सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा क्योंकि वो विषम परिस्थिति है। क्योंकि सभी लोग उस हॉल में मान लीजिए शर्ट पैंट पहने हुए हैं और एक समीज सलवार पहना हुआ है पुरुष, तो जाहिर सी बात है वो विषम हो गया, तो इस वजह से उसकी तरफ सभी का ध्यान आकर्षित हो जाएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जो ये तो बाह्य कारक हो गए, और आंतरिक कारक में आप लिख सकते हैं जो मनुष्य के अंदर होगा वो रुचि होगा, यानी कि मनुष्य का ध्यान उसी वस्तु पर लगेगा जिसमें वो इंटरेस्ट लेगा, उसी पर वो ध्यान केंद्रित कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं संवेग। मनुष्य का जो इमोशन होता है, संवेग होता है, अगर वो पॉजिटिव है और कोई कार्य कर रहा है तभी उस पर ध्यान दे पाएगा। जैसे कि आप उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप खुशी की मुद्रा में हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पर आप ध्यान दे पाएंगे जब आप खुशी की मुद्रा में हैं। लेकिन अगर आप किसी कारण को लेकर के दुखी हैं तो आप कितना भी ध्यान लगा लीजिए, आप पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इमोशन कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस पढ़ाई से। तो यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं वो भी हमारे अवधान को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा
अन्य कारक में आप लिख सकते हैं कि लक्ष्य, जैसे जो हमारा एम होता है कि व्यक्ति किसी लक्ष्य की पूर्ति करता है तो उसे उसका ध्यान सहज ही चला जाता है। जैसे कि आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं पर भी शिक्षक बनना है, तो यहाँ पर आपका टारगेट सेट है और इसलिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप वो हर एक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि आपको इस लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जैसे कि डीएलएड में अच्छे नंबर लाना, इसके बाद से यूपी टेट सीटेट की पढ़ाई अच्छे से करना, तो आप यूपी टेट सीटेट की पढ़ाई करेंगे तो उस पर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। उसके बाद जब सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे उसमें भी ध्यान लगाएंगे। यानी कि आपने एक टारगेट जो सेट किया था उसके बाद से आपका ध्यान उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए केंद्रित होने लगता है। तो ये प्रमुख कारक है जो कि आप पॉइंट पॉइंट करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो सांख्यिकी का महत्व विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो बहुत महत्व है। जैसे कि छात्रों का वर्गीकरण, हम लोग छात्रों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर आंकड़ों में व्यवस्थित कर सकते हैं। ये कैसे होगा? सांख्यिकी के आधार पर होगा। इसके अलावा प्राप्तांकों की व्याख्या, मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में से 40 बच्चे एवरेज है, 2 बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है और बाकी के 8 बच्चे थोड़े कमजोर हैं, तो हम लोग उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसके जो नंबर है, प्राप्तांक है, उसकी व्याख्या कर सकते हैं सांख्यिकी के आधार पर। ठीक है। तीसरा आप महत्व लिख सकते हैं विद्यालय के प्रबंधन में, यानी कि विद्यालय प्रबंधन की योजना और बजट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप अगला लिख सकते हैं कि अनुसंधान, परिकल्पना और परीक्षण में। ठीक है। इसके अलावा अगला आप लिख सकते हैं मापन और मनोविज्ञान में और छात्रों के संबंध में भविष्यवाणी करने के संदर्भ में। यानी कि मान लीजिए कक्षा में एक बच्चा है जिसका आप पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक उसकी शैक्षणिक गतिविधि को मेंटेन कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन डेटा को एनालिसिस करके सांख्यिकी के आधार पर आप कहीं ना कहीं उसके बारे में एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ बच्चा परफॉर्म कर रहा है, साल भर में इसका परफॉर्मेंस ऐसा था तो अगले साल इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। ठीक है। तो ये सब कुछ आप इसके महत्व को संक्षेप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए 8 विद्यार्थियों का कौन कौन सा अंक पाए गए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। इनका मध्यमान हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। मध्यमान को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं? सभी जो भी आंकड़े दिए गए हैं सभी को जोड़ करके, यानी सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स बटे टोटल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि यन से आपको भाग दे देना है, यानी सबको जोड़ करके और कितनी संख्या है, तो टोटल 8 विद्यार्थी थे तो 8 से आपको भाग दे देना है। तो सबको जोड़िए, देखिए 0 प्लस 3 3 हो गया, 3 7 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 7 25 हो गया, 25 3 28 हो गया, 28 4 32 हो गया, 32 और 2 34 हो गया। अभी आपका हाथ में कितना बचा है? 3 बचा है। 34 का 4 यहाँ पर हो गया और 3 बचा हुआ है, तो 3 और प्लस 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 2 16, 164 और टोटल कितने विद्यार्थी थे? 8 थे। यानी कि सिग्मा एक्स बटे एन का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ से भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा? देखिए 8 दूनी 16, उसके बाद से ये भाग नहीं जा पाएगा तो 0 लगेगा, फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 और इसका मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी 20.5 इसका मध्यमान होगा। कितना होगा? 20.5 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।